दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि आज के वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि किसी ने मुझसे पूछा है कि सर क्या मैं रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो भरने वाला हूं तो वो बिना कास्ट सर्टिफिकेट के भर सकता हूं क्या। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यस, आप बिना कास्ट सर्टिफिकेट के ही फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको जो कैटेगरी है वो चूज़ करना पड़ेगा यूआर यानी अनरिजर्व। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट ना तो फॉर्म भरते समय लगने वाला है और ना ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई मांगने वाला है। बट इसके फ़ायदे क्या है और क्या नुकसान है ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। चूँकि ये कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये हमें लगाने से हमें जो कट ऑफ है उसमें कुछ राहत मिल जाती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको फॉर्म भरने के साथ में ही आपका जॉब हो जाएगा। हाँ, जो यूआर की कट ऑफ जाती है उससे थोड़े बहुत राहत मिल जाते हैं अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट किसको किसको ज़रूरत होती है। तो अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं और आपको भी लगता है कि मुझे मेरे घर की कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिनके घर के मुखिया की आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम है तो हमारी जो भारत सरकार है उसमें एक प्रावधान किया गया है कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो है एक सर्टिफिकेट बनवा करके फॉर्म अप्लाई करेंगे और फॉर्म भरते समय अपनी जो कैटेगरी है उसको यूआर की जगह पर आप ईडब्ल्यूएस लिखते हैं या फिर उसमें चूज़ करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% का आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाती है वो ईडब्ल्यूएस मतलब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से भी कम चली जाती है। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप जो है ईडब्ल्यूएस से अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ईडब्ल्यूएस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्र होना चाहिए। यानी कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो आपको एक कॉलम मिलेगा जहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी जो कास्ट है इसमें आती है जो कि सामान्य वर्ग में आती है। ठीक है, तो आपका ये हो गया, मतलब अगर आप सामान्य वर्ग में है। इसके बाद बाकी जो हमारा सर्टिफिकेट बनता है वो आर्थिक आधार पे नहीं बल्कि आपके जातिगत आरक्षण के आधार पर बनता है। यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एसटी। तो आपको बता दूं कि अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको सीधा सीधा रेलवे की परीक्षा में 27% का जो आरक्षण है वो मिल जाएगा। बट आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का होना ही चाहिए। मतलब आप जब ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें एक कॉलम रहता है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। तो आप अगर इसका सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि ये जो ओबीसी के बाद क्या, तो आपका एससी का सर्टिफिकेट जिसके लिए आपको 15% का जो है आरक्षण मिल जाता है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद ये आता है कि आपका एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट जिसके लिए आपको 7.5% का जो रिजर्वेशन है वो मिल जाता है। समाज के कमज़ोर वर्गों को ये जो है समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये जो है कास्ट वाइज जो रिजर्वेशन है वो मिलता है। तो आपको इसका जो है बेनिफिट अगर लेना है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरते समय अगर आपने ये कैटेगरी दिखा दिया है तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। अब
ये जान लेना कि जब भी आप अपना फॉर्म भरें तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं है तो आपका ये रिजेक्ट हो सकता है। बट आप अगर एससी में आते हैं तो स्टेट लेवल का भी चल जाएगा, बट ओबीसी में आते हैं तो स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का रहेगा। और जो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सिर्फ 1 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन क्रीमी लेयर का बनता है। यानी आपके घर की जो आय है मुखिया की वो 8 लाख प्रति वर्ष से कम है, तभी आपका क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आपको ओबीसी का है तो सिर्फ 1 साल पुराना, और एससी का है तो आपका जो है कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, इसका वैलिडिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपका पुराना है तो भी चल जाएगा। अब एक सवाल लास्ट में आता है कि क्या जो हम एससी एसटी या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म भरते हैं तो क्या यूआर की सीट हम ले सकते हैं? तो यस, आपको यूआर की सीट भी मिलने वाली है अगर आप उसकी जो कट ऑफ है वो क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा आपकी जो एज है उसके लिए आपको कोई छूट नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हो तो 18 से 33 साल की जो एज है उसी के बीच में होना चाहिए। अगर आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया है तो आपको यूआर की सीट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कैटेगरी है उसमें जो है बेनिफिट मिलने वाला है, उसी में आपको सीट मिलेगा, आपको यूआर की सीट नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसका जो है हमें कैसे इसको सेंट्रल लेवल का बनवाना है। तो आपको बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल पर भी जा कर के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जा कर के अपना अप्लाई कर देंगे तो बहुत जल्दी विदिन 1 वीक में आपका बन जाएगा, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा एक और ऑप्शन है कि आप नज़दीकी किसी साइबर कैफ़े में या फिर जनसेवा केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ भी वो लोग बना देंगे। इसके बाद अब आते हैं ऑफलाइन मोड में। तो वो जो है आप अगर ऑफलाइन मोड में जाते हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस या फिर एसडीएम ऑफिस या फिर आपका तहसीलदार ऑफिस है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ भी आपका बन जाएगा। खर्चा कितना आएगा? अगर ऑनलाइन मोड में आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन साइबर कैफ़े या फिर जनसेवा केंद्र वाला आपकी अपनी फ़ीस ले लेगा तो हो सकता है कि आपको 100-200 उसको देना पड़ेगा। बट अगर आप अपने मोबाइल से लगाते हैं तो कुल मिलाकर का आपको 50 रुपये के अंदर में ही खर्चे बनेंगे। ऑफलाइन मोड में जाते हैं तो आपको कोई भी पैसा खर्चा नहीं होगा, बट आपका जो जाने आने का जो किराया भाड़ा लगेगा वो लगने वाला है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है उसका खर्चा, यानी कि अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आप अपना जो है आधार कार्ड ले लेना, और इसके बाद आपका एक एड्रेस प्रूफ ले लेना और एक फ़ोटो ले लेना, और हो सके तो आप रेलवे का जो है अपना फॉर्मेट लेके जाना, क्योंकि रेलवे का फॉर्मेट अगर आप ले लिए हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास जो भी फॉर्मेट है वो भी चल जाएगा, बट आपको ये नोटिस करना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा उसमें अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा होना चाहिए, तभी आपका सेंट्रल लेवल का ऐसा माना जाता है। तो ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।